चैप्टर नंबर 4 न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की बात करें, न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिसर ने की थी मवाद कोशिकाओं में। ठीक है, कहाँ पर की थी? मवाद कोशिकाओं में की थी। और उसने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिक अम्ल अल्टमैन ने नाम दिया था। ठीक है, किसने नाम दिया था? अल्टमैन ने नाम दिया था। अब न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, जीवों में दोनों ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, डीएनए और आरएनए। लेकिन विषाणुओं की बात करें, विषाणु में केवल एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, या तो इनमें डीएनए पाया जाता है या फिर इनमें आरएनए पाया जाता है। जिन विषाणु में डीएनए न्यूक्लिक अम्ल पाया था उन्हें डीएनए वायरस कहा था, और जिन विषाणु में आरएनए न्यूक्लिक अम्ल पाया था उन्हें आरएनए वायरस कहा था। ठीक है, आरएनए वायरस कहा जाता है। ठीक है, आरएनए वायरस कहा जाता है या इन्हें रेट्रो वायरस कहा जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से आरएनए वायरस या रेट्रो वायरस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो है HIV वायरस, दूसरा है पोलियो वायरस, और तीसरा वायरस कौन सा है? तीसरा वायरस है कोरोना वायरस। अब हम बात करेंगे सबसे पहले डीएनए की। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। ठीक है, इसके सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है। इसका कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है वंशागति करना। ठीक है, अब ये पाया कहाँ कहाँ पर जाता है? तो डीएनए की बात है, डीएनए मुख्य रूप से पाया जाता है केंद्रक में। अब केंद्र में पाया जाता है तो ये मुख्य डीएनए होता है, और मुख्य डीएनए का आकार सर्पिलाकार होता है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और लवक में पाया जाता है, लेकिन ये मुख्य नहीं होता तो इसका आकार वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। इसके अलावा ये जीवाणु और विषाणु में भी पाया जाता है, लेकिन ये मुख्य नहीं होता, ये भी वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। इन सभी जगहों पर डीएनए मिलता है। अब हम देखेंगे डीएनए की संरचना। डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखो डीएनए 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें शर्करा होती है, और डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर यानी कि 5 कार्बन युक्त शर्करा होती है। नाइट्रोजनी क्षार होता है, और फॉस्फेट समूह होता है। फॉस्फेट समूह जो होता है अम्लीय होता है, डीएनए की अम्लीयता के लिए उत्तरदायी होता है। नाइट्रोजनी क्षार की मात्रा उसमें 2 ग्रुप होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में आता है एडेनिन गुआनिन, और पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन थायमिन। थायमिन को मेथाइलेटेड यूरेसिल भी कहता है, क्योंकि इसमें मैथिल समूह पाया जाता है। ठीक है, मैथिल समूह यानी कि CH3 पाया जाता है। देखो ये जो होते हैं ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, और ये जो बीच वाले होते हैं ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डीएनए। डीएनए की मात्र डीएनए के खंडों को जीन कहता है। छोटे छोटे जीनों से मिलकर डीएनए बना होता है। ठीक है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बात करें, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। डीएनए के कुंडल की लंबाई की बात करें तो डीएनए की कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड होता है पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फॉस्फेट समूह, तीनों को मिला दिया है तो न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और इसमें से फॉस्फेट समूह हम हटा दें, यानी कि बचा क्या? पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षार। इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहता है? न्यूक्लियोसाइट कहा जाता है। क्या कहता है? न्यूक्लियोसाइट कहा जाता है। नाइट्रोजन क्षार से शर्करा जुड़ी होती है, और शर्करा से जुड़ा होता है फॉस्फेट समूह होता है। ठीक है, अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखो 90 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान पर जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में टूटने लगते हैं, और इस श्रृंखला दोनों से अलग हो जाती है, एक दूसरे से अलग हो जाती है। इसे क्या कहता है? डीएनए का विकृतीकरण कहा जाता है। हालांकि तापमान कम होने पर ये पुनः आपस में जुड़े जाते हैं, इसे डीएनए एनिलिंग या डीएनए का पुनः प्रकृतिकरण कहा जाता है। पुनः प्रकृतिकरण कहा जाता है। क्या कहता है? पुनः प्रकृतिकरण कहा जाता है। अब एक टेक्नोलॉजी आती है जिसे कहता है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। डीएनए में परिवर्तन करने की तकनीक क्या कहलाती है? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी कहलाती है। डीएनए में परिवर्तन किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब आता है आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, और इसके सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, यानी कि इस पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और अन्य कार्य यह वंशागति भी कराता है। जिनमें डीएनए नहीं होता उनमें यह वंशागति कराने का काम करता है। ठीक है, और कुछ जीवों में जो आरएनए होता है वह एंजाइम या उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे और ऐसे आरएनए जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं उन्हें राइबोजाइम कहा जाता है। क्या कहता है? राइबोजाइम एंजाइम कहा जाता है, राइबोजाइम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है? राइबोजाइम कहा जाता है। आरएनए मिलता कहाँ कहाँ पर है? आरएनए के मिलने के स्थान की बात करें तो देखो यह कुछ मात्रा में हमें मिल जाएगा केंद्रक में, ज़्यादातर देखने को मिलेगा कोशिका द्रव्य में। इसके अलावा कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी यह देखने को मिल जाता है। अब एक नोट लगा के बाद याद रखेंगे, आरएनए का कृत्रिम रूप से संश्लेषण कॉर्नबर्ग और ओकुआ ने किया था। ठीक है, कॉर्नबर्ग और ओकुआ द्वारा किया गया था कृत्रिम रूप से संश्लेषण। ठीक है, अब
अब हम बात करते हैं आरएनए की संरचना। आरएनए की संरचना वही होती है, पेंटोस शुगर होता है, ठीक है, कार्बन युक्त पेंटोस शुगर होती है, नाइट्रोजनस क्षार होता है और फॉस्फेट समूह होता है। नाइट्रोजन क्षार में दो समूह होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में आता है एडेनिन गुआनिन और पिरिमिडिन में होता है साइटोसिन। यहाँ पर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है और यूरेसिल में मेथल समूह नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है, मेथल समूह नहीं पाया जाता। अब आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए के कितने टाइप होते हैं तुमसे पूछा जाए तो 3 टाइप होते हैं। आरएनए के 3 टाइप होते हैं और 3 टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले वो तो होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए से कहा जाता है। और कहा किसने है तो ये मोनेट तथा जेकब के द्वारा यह कहा गया है, ठीक है, मोनेट तथा जेकब के द्वारा यह कहा गया है, मोनेट तथा जेकब ने इसे कहा है। और ये क्या कार्य करता है, ये केंद्रक से डीएनए से सूचनाओं को लेकर कोशिका द्रव्य में आता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य में आता है या आरएनए तक आता है, ठीक है। और दूसरा 5% ही होता है, सभी आरएनए में 5% होता है। इसके बाद आता है आरआरएनए। आरआरएनए से राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। ये सबसे अधिक मात्रा में पाता है, 80% ये होता है। ये क्या कार्य करता है तो यह राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है तुमसे पूछा जाए तो इसका निर्माण केंद्रक में होता है। इसके बाद तीसरा आता है टीआरएनए, जिसे ट्रांसफर आरएनए, अडेप्टर आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए, विलयशील आरएनए या सुपरनेटेड आरएनए से कहा जाता है, ठीक है। इसकी संरचना लौंग के समान होती है। इसके बारे में पता चला था क्लोवर लीफ मॉडल से। यह अमीनो अम्लों को बनने के बाद उन्हें उनके स्थान से हटा देकर दूसरी जगह ले जाता है। अब हम देखेंगे प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत या इसे सेंट्रल डॉगमा का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। देखो बेसिकली ये सिद्धांत क्या है, प्रोटीन निर्माण का सिद्धांत है। प्रोटीन का निर्माण होता कैसे है, देखो सबसे पहले तो डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बन जाता है प्रोटीन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसे क्या कहा जाता है, अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन कहा जाता है। क्या कहता है, अनुवादन कहा जाता है, ठीक है, अनुवादन कहा जाता है। लेकिन जिन जीवों में डीएनए होता ही नहीं उनमें क्या होगा, उनमें ये होगा कि देखो उनमें होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखो क्या होता है कि पहले तो आरएनए से बनेगा डीएनए, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये ट्रांसक्रिप्शन होता है। और फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, यह ट्रांसलेशन होता है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में जानकारी किसने दी थी तुमसे पूछा जाए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में किसने बताया था, टेमिन तथा वॉल्टीमोर ने बताया था, इसलिए इसे टेमिनेस में भी कहा था। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनेस में भी कहा था। और ये किस में होता है, ये HIV वायरस में होता है, पोलियो वायरस में होता है, HIV वायरस, पोलियो वायरस, कोरोना वायरस में यही होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ही होता है, ठीक है। अब आता है गुणसूत्र। गुणसूत्र की मात्रा, देखो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, हॉफमिंस्टर ने की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, हॉफमिंस्टर ने की थी, ट्रेडेंसेंसिया के नर युग्मक में। ये सामान्यतः नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, ये दिखाई ही नहीं देता है। कोशिका में हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो नहीं दिखाई देगा सामान्यतः गुणसूत्र, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है ये, ठीक है। और गुणसूत्र को नाम किसने दिया था, वॉल्डियर ने दिया था। खोज हॉफमिंस्टर ने की थी और नाम वॉल्डियर ने दिया था, ठीक है। अब गुणसूत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। गुणसूत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो है डीएनए और दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन। एक तो होता है डीएनए और एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए की बात करें तो यह ऋणावेशित कण होता है और अम्लीय प्रकृति का होता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वह धनावेशित होता है और क्षारीय प्रकृति का होता है। और हिस्टोन प्रोटीन केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साधारण प्रोटीन होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, देखो डीएनए कैसा होता है, गुणसूत्र कैसा होता है, 8 के समूह में क्या पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, जिस पर माला के जैसा क्या होता है, डीएनए लिपटा हुआ होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, लिपटा हुआ होता है, ठीक है। अब गुणसूत्र की संरचना देखेंगे हम, ठीक है। गुणसूत्र की संरचना की बात करें, देखो प्रत्येक गुणसूत्र 2 भागों में बटा हुआ होता है, ठीक है। और इन बटे हुए दोनों भागों क्या कहता है, क्रोमोटेट्स कहा जाता है, ठीक है। क्रोमोटेट्स यानी कि अर्ध गुणसूत्र ने कहा जाता है, ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र को मिलाने वाली एक संरचना होती है जो गुणसूत्र बिंदु यानी कि क्रोमोमियर्स कहा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर कहा जाता है, गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र के अंदर धागों में संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोनोमेटा कहता है। इस पर मोती को समान संरचनाएं पाई जाएंगी जिन्हें क्रोमोमियर्स कहा जाता है, मोती को समान संरचना क्रोमोमियर्स कहता है। कुछ गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है, कुछ गुणसूत्रों में द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है। ऐसे गुणसूत्रों को सैटेलाइट गुणसूत्र कहता है। मनुष्य में 13, 14, 15, 21 और 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह सैटेलाइट गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र के चारों तरफ एक झिल्ली भी पाई जाती है जिसे पेलिकल कहा जाता है, जिसे क्या कहता है, पेलिकल कहता है। अब कुछ फैक्ट की बात करें जैसे कि सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें होता है, कारणमस लार्वा में होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल में होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की बात करें टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं और मनुष्य 2N प्राणी होता है। मनुष्य में 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, वे दैहिक गुणसूत्र होते हैं। और 30वें जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वह लिंग निर्धारण गुणसूत्र होता है, ठीक है।
वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने दिया था? सट्टन एवं बोरी ने। और लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत मैकलंग ने दिया था। किसने दिया था? मैकलंग ने दिया था। ठीक है। मनुष्य की यदि मात्रा, तो मनुष्य में जो नर होता है वह विषम युग्मजी होता है, ठीक है, और मादा जो होती है वह सम युग्मजी होती है। जबकि पक्षियों और इससे एक ऊपर स्तर कौन सा है? सरीसृप। ये दोनों में जो होता है वह नर समयुग्मजी होता है और मादा विषम युग्मजी होती है।